हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो चौथा चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चौथा अध्याय है धातु और आधातु। पदार्थ के अंतर्गत धातु और आधातु जो आते हैं उसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे कि धातु क्या होता है, आधातु क्या होता है, धातु के गुण क्या होते हैं और आधातु के क्या गुण होते हैं। लिखा है, आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से आप क्या परिचित हैं। आपने लोहा भी देखा है, तांबा भी देखा है, एल्युमिनियम भी देखा होगा। एल्युमिनियम की बर्तन होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। सभी जानते हैं कि ये धातु में आते हैं। अब पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर भी हम इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर ये पैरन जिसको लोहा बोलते हैं वो दिखावट में कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं या निष्प्रभ होते हैं। तो ये जब आयरन जो होते हैं नए होते हैं तो वो थोड़े चमकदार होते हैं, लेकिन अगर इन्हें नम या वायु में रख दिया जाए आयरन को तो उसमें जंग लग जाते हैं, उसकी चमकदार जो है वो ख़त्म हो जाती है, निष्प्रभ दिखने लगती है। तो लेकिन आयरन वैसे चमकदार होते हैं। आयरन एक प्रकार का धातु है और ये बहुत कठोर भी होता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला ना तो चमकदार होता है और ना ही बहुत निष्प्रभ होता है, लेकिन निष्प्रभ मान सकते हैं, और ना बहुत कठोर होता है ये। सल्फर, कोयला आधातु में आएगा, सल्फर भी आधातु है, गंधक बोलते हैं इसको। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होता है सल्फर, और ये भी बहुत कठोर नहीं होता है। और एल्युमिनियम की बात करो तो ये भी धातु है, ये चमकदार होता है और कठोर भी होता है। कॉपर भी चमकदार होता है और कठोर होता है, ये धातु है। तो आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, धातु है। कोयला, सल्फर अधातु है। अब हम आगे जानेंगे इनके गुणों के बारे में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं। अभी सारणी में आपने देखा तो उसी में से आपको बताना था कि धातु क्या है और अधातु क्या है, तो हमने बता दिया पहले ही। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। तो रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनको हम जानते हैं। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है। तो जरूर आपने देखा होगा। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं। तो जब आप लोहे को पीटेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा और लोहा जो है चद्दर की तरह हो जाएगा। जब आप पीटेंगे लोहे को तो वो चद्दर के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा। क्या कोयले के टुकड़ों को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर कोयले को पीटेंगे तो वो टुकड़ों में बदल जाएंगे, कई सारे टुकड़े हो जाएंगे कोयले के। लेकिन अगर लोहे को पीटेंगे तो वो चद्दर के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये भौतिक गुण है कि अगर धातु जो होगा उसको अगर पीटेंगे तो वो धीरे धीरे वो चद्दर के रूप में परिवर्तित होंगे, वो भंगुर नहीं होंगे, कहने का मतलब वो टुकड़ों में नहीं टूटेंगे। लेकिन जो आधातु होते हैं उनको अगर आप पीटेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। तो जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इस प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। तो आप क्या देखेंगे,
जो लोहा का कील है, की कील है हमारी, तो जो हमारी लोहे की कील है उस पर अगर हम हथौड़ा मारते हैं तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है? चपटा हो जाता है या टुकड़े में हो जाता है? तो ये चपटे में हो जाता है। लोहा का कील चपटा होता जाता है। अगर हम कोयले की बात करें ये तो टुकड़े में टूट जाता है। फिर एल्युमिनियम की तार की बात करें तो ये भी चपटा हो जाता है। और फिर पेंसिल लेड की बात करें तो इसका भी टुकड़ा हो जाता है, टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है लेड। तो जो टुकड़ों में मारने पर टुकड़ों में चेंज हो जाता है, कई सारे टुकड़े उसके हो जाते हैं, तो वो आधातु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो टुकड़े में नहीं चेंज होते वो धीरे धीरे चपटा होते जाते हैं, तो वो धातु के होते हैं। क्या होते हैं वो? धातु। तो यहाँ पर लोहे के कील और एल्युमिनियम की जो तार है ये धातु में आती है। तो ये इसके भौतिक गुण हैं। इसको आप पहचान सकते हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है। आपने देखा कि लोहे के कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक सख्ती से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चांदी के वर्क से भी आप परिचित होंगे। तो आपने मिठाइयों को सजाने के लिए देखा होगा कि इस पर चांदी की वर्क लगी होती है। तो ये कैसे बनता है? ये इसी प्रकार से बनता है कि चांदी को लेकर उसको बहुत तेजी से, सख्ती से उसको पीटा जाता है, जिससे वो शीट में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर और सख्ती से पीटने पर वो धीरे धीरे और पतला हो जाता है। तो उसी का उपयोग हम चांदी वर्क के रूप में उपयोग करते हैं मिठाई को सजाने में। आप एल्युमिनियम पन्नी या पट्टिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी आप अवश्य परिचित होंगे। तो आपने एल्युमिनियम की जो फॉयल होती है, पन्नी होती है, वो भी आप देखे होंगे कि कई सारे लोग अपने खाने को जो है उसमें लपेट कर रखते हैं। कहीं अगर दूर जगह जाते हैं तो अपने साथ जो है टिफ़िन लेके जाते हैं, और टिफ़िन में जो खाना रखा होता है वो एल्युमिनियम की फॉयल होती है, उसमें पैक करके रखा होता है, आपने देखा होगा। तो वो भी एल्युमिनियम धातु का होता है, वो फॉयल पन्नी जिसको बोलते हैं। तो धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्या कहलाता है वह गुण? आघात वर्धनीयता। इसको आपको याद रखना है कि धातु का एक गुण होता है जिसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं के गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। इसको आप नोट कर सकते हैं। यह धातुओं का अभिलक्षणिक गुण है। तो ये धातुओं का एक अभिलक्षणिक गुण है, मतलब ये भौतिक गुण में आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोयले को और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ को या प्रदर्शित नहीं करते। कोयला और जो पेंसिल लेड हैं वो इस प्रकार जो है पीटने पर वो शीट में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वो क्या होंगे? वो अधातु कहलाएंगे। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? तो शायद नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों? कुछ अन्य अनुभव की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? उस पर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। शायद वो हो सकता है कि बैकेलाइट की परत होगी, क्योंकि बैकेलाइट जो होता है काफ़ी कठोर होता है और विद्युत और ऊष्मा का कुचालक भी होता है। इस वजह से उस पर लगी होती है पेचकस के ऊपर। ये क्रियाकलाप दूसरा है। इसमें क्या है, याद करिए, इसमें विद्युत का प्रभाव है या नहीं। यह परीक्षा करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, तो ये आप सीख चुके हैं कक्षा 6 में ही।
देख रहे हैं आप। तो एक सेल लिया गया है और दो तार लिए गए हैं, 3 तार के टुकड़े लिए गए हैं। तो एक सिरा पर, एक तार के सिरे को यहाँ पर लगाया गया है, फिर दूसरे सिरे को, जो विद्युत बल्ब है छोटी सी आती है, टॉर्च में लगी होती है, तो उसके एक सिरे पर डाला गया है, लगाया गया है। फिर दूसरे तार को लेते हैं, उसका एक सिरा दूसरे सेल के दूसरे सिरे से लगा देते हैं, और दूसरा सिरा एक कील ले लेते हैं, उससे लगा लेते हैं। फिर तीसरा जो है तार लेते हैं, उसका एक सिरा बल्ब से जोड़ देते हैं और एक सिरा कील के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तब देखते हैं कि क्या होता है कि ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि धातुओं में जो है विद्युत का प्रवाह हो सकता है। अगर हम इस प्रक्रिया द्वारा लगाते हैं कील को, तो उसमें भी विद्युत प्रवाह हो सकता है, और ये विद्युत का सुचालक भी होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म भी हो सकते हैं। जब आप कुछ देर लगाने के बाद इसको टच करेंगे तो ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है उष्मा के सुचालक और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। तो यही परीक्षण में बताया गया इसमें। विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। इस क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थ के साथ दोहराइए, प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। लोहे की छड़ क्या है? सुचालक है। गंधक कुचालक, कोयला कुचालक, तांबे का तार सुचालक। तो पहला और चौथा, तांबे की छड़ या कील, तांबे की तार, ये सुचालक है, और ये गंधक और कोयला कुचालक है। ठीक। आपने पाया कि लोहे की छड़ कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला क्या है? कुचालक है। तो ये ऊपर ही हमने बता दिया। तो अपने अनुभव के स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आप एल्युमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले के तारे देखी हैं? तो कोयले का तार कोई देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वो आधातु होता है, उससे उसे तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। धातुओं का वह गुण जिससे इन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो ये धातुओं का दूसरा गुण है। पहला गुण क्या था कि पीट कर जो है इसको शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, और उस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। और दूसरा गुण क्या है? तन्यता। इसका मतलब ये होता है कि धातुओं को खींचकर उन्हें तारों के रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं? तन्यता। तो नोट कर लीजिए, ये दूसरा गुण है धातुओं का। ऑप्शन के रूप में परिवर्तन, पीट कर सीटों के रूप में परिवर्तित करना, तो आप क्या लगाएंगे? खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है। तो ये धातुओं का दूसरा गुण है। क्या आपने कभी लोहे की सीट प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो आप प्रयास करके इसको देख सकते हैं, तो आपको अंतर दिखाई देगा। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो आपने कभी देखा है कि मंदिरों में लकड़ी की घंटी होती है? नहीं। तो वो धातुओं की ही घंटी होती है, चाहे वो पीतल हो, लोहा हो, कुछ भी हो, लेकिन होता धातुओं का ही है। तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। उसका जो ध्वनि होता है, कई बार जो है उसकी ध्वनि दूर दूर तक जाती है और बम्प होती रहती है। तो इसकी धातुओं को किसी वस्तु से टकराने पर इसकी ध्वनि जो होती है आधातुओं से अलग होती है। जब आधातुओं पर आप
किसी वस्तु से टकराएंगे तो उसकी जो ध्वनि होगी वो बिल्कुल भिन्न होगी धातुओं से। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी की निर्मित और दूसरा धातु से निर्मित डिब्बा, ठीक। तो आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है और कौन सा अधातु है। कोई धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं अतः वे ध्वनिक कहलाती हैं। तो धातु जो होती हैं गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं अतः वे ध्वनिक कहलाती हैं। तो आपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी देखे होंगे बजाने वाले, तो वो भी प्रायः जो है धातु के ही बनाए जाते हैं। उसमें जो वायलिन होता है, इसमें जो तार लगे होते हैं वो किसके होते हैं? वो धातु के ही तार होते हैं, किसी न किसी धातु का ही तार होता है। तो धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं, केवल धातु ही होते हैं जो ध्वनिक होते हैं, गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाले उसमें धातुओं का उपयोग होता है। कुछ उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं और ध्वनिक होते हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये गुण जिन पदार्थों में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। तो ये चीज आपको नोट करना है कि धातु के क्या क्या गुण हो सकते हैं। कठोर होगा, चमकीला होगा, आघातवर्ध होगा मतलब पीट कर उसको शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्य होगा, खींच कर उसको तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ध्वनिक गुण होंगे मतलब गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उससे, और यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक भी होते हैं। तो ये सारे गुण जिन पदार्थों में होंगे वो क्या होंगे? वो धातु कहलाएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। धातुओं के उदाहरण में आप नोट करना चाहें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सभी क्या हैं? धातु के अंतर्गत आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके विपरीत अगर हम बात करें, कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं और दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े से हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है। ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? आधातु कहलाते हैं। तो आधातुओं के क्या उदाहरण हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, कैसे हम इसमें अंतर करेंगे इनके भौतिक गुणों से। सोडियम और पोटेशियम धातु। सोडियम और पोटेशियम क्या है? धातु है, नरम होते हैं ये और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी क्या है? पारा जिसको बोलते हैं आप, केवल ऐसा ही धातु है ये जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि मरकरी जो होता है वो कमरे के तापमान पर जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और सोडियम पोटेशियम भी धातु होते हैं, ये कठोर नहीं होते, ये नरम होते हैं, इनको चाकू के द्वारा काटा भी जा सकता है। तो ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, दोनों नोट कर लीजिए। सोडियम पोटेशियम धातु नरम होते हैं और इन्हें आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट नोट करिए कि मरकरी जो पारा होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये एकमात्र धातु है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण के आधार पर आप अंतर जानेंगे। इसके पहले अभी तक आपने भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर जाना था। तो यहाँ पर पहला है ऑक्सीजन से अपक्रिया से क्या होता है। जब धातुओं का ऑक्सीजन से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, और अधातुओं से कराते हैं तो क्या होता है। आप आयरन से जंग लगने की परिघटना से क्या है? परिचित हैं। तो परिचित हैं आप। जंग बनाने की अपक्रिया स्मरण कीजिए, आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा। आपने कक्षा में
मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। इसकी ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अपक्रिया पूरा कर दीजिए। तो आप पूरा कर सकते हैं। Fe आयरन है और ये ऑक्सीजन O2 है, फिर जल H2O है, तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया करने पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो यहाँ दोनों ही क्रिया में जो है आयरन के ऑक्साइड बनेंगे। पहले में आयरन ऑक्साइड बनेगा, दूसरे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो जब भी धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन और नमी के साथ होगी तो हमेशा उस धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे ऊपर आयरन था तो FeO2 का होल थ्राइस भी हो सकता है और FeO2 का होल ट्वाइस भी हो सकता है। ठीक, तो वो समीकरण पर डिपेंड करेगा कि होल थ्राइस होगा या ट्वाइस होगा। जब आप समीकरण को जो है बैलेंसिंग करेंगे दोनों तरफ तब आपको पता चल जाएगा। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अवक्रिया के परिणामस्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। क्या करना है? जंग को इकट्ठा करना है और 1 चम्मच में लेकर उसको पानी में डालकर घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। ढक्कन को अच्छी तरह हिलाइए। विलेन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। अगर नीला लाल हो जाता है, नीला लिटमस, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वो बेस होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो ऑक्साइड होता है, जो जंग होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको लाल लिटमस पत्र है, ये नीला हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? नीला। तो इसका मतलब ये क्या है? बेस है, क्षार है, क्षारीय प्रकृति का। जो जंग है वो क्षारीय प्रकृति का है। क्या है? क्षारीय प्रकृति का। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? बिल्कुल लगता है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। तो कॉपर के जो बर्तन हैं उनको अगर नमी में रखेंगे तो उनके बर्तनों पर हरा पदार्थ जम जाता है। तो ये हरा पदार्थ जो होता है वो कॉपर में जंग लगना कहलाता है। लेकिन अगर लोहे की बात करें, लोहे की बर्तन है, उसको आप नम स्थान पर रख देंगे तो उसमें जो जंग लगते हैं वो भूरे रंग के, लाल भूरे रंग के जंग लगते हैं उस पर। लेकिन कॉपर के बर्तन में हरे रंग का जंग लगता है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉपर के बर्तन में जो जंग लगता है वो किस रंग का होता है? हरा, लाल, पीला, नीला, कुछ भी आ सकता है। तो कैसा होगा? हरा। ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। जो जंग होता है, क्या होता है? जंग, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हरा रंग जो ऑक्साइड के रूप में होता है तो वो क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे होता है आगे भी देखेंगे, समीकरण से समझ जाएंगे आप। कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ये हरा पदार्थ दो चीज़ों का मिश्रण होता है, याद रखना। कॉपर हाइड्रोक्साइड COOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट COCO3 का मिश्रण होता है। अब अपक्रिया देखते हैं। कॉपर, इसको नम स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा? उसमें जल होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा वातावरण में और फिर ऑक्सीजन भी होगा। तो इन की अपक्रिया के द्वारा क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3 बनेगा। तो यही जो है दोनों का मिश्रण जो है कॉपर के बर्तन पर जम जाता है, जो हरे पदार्थ का होता है।
तो ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको ये नोट कर लीजिए आप अपने बुक में, अपने कॉपी में, इम्पॉर्टेंट है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप को स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसका अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण आप कर सकते हैं। आप लिटमस पेपर लेकर उसका अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जान सकते हैं। आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं उनके विलयन में अगर आप लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो वो नीला हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो सामान्यतः जो है आप देखेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, किसी भी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं प्रायः क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं, ज़्यादातर क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। बहुत ही कम मिलेंगे कि कोई अम्लीय प्रकृति का हो, लेकिन ज़्यादातर क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं धात्विक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, मतलब बेस होती है, बेसिक होती है। आइए अब अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया का परीक्षण करते हैं। अभी तक हमने धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देखा, अब अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके देखेंगे। चूर्णित एक क्रियाकलाप है, इसको देखते हैं। आप सल्फर का चूर्ण लीजिए और कुछ मात्रा में उदाहरण चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उदाहरण चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल, उदाहरण चम्मच ऐसे होता है कि कोई ऐसे होता है, फिर यहाँ से ये लगा होता है, तो ये काफ़ी मतलब इसमें गड्ढा होता है इस चम्मच में, और ये हत्था लगा होता है छोटा सा, तो ये उदाहरण चम्मच इसको बोलते हैं। इसको बना भी सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है। यदि उदाहरण चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं, इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, लपेट के आप और उसका थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, हत्था पकड़ने लायक हो, तो वो उदाहरण चम्मच की तरह हो जाएगा। तो जैसे ही हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें उदाहरण चम्मच इस टाइप काम चलाऊँ उदाहरण चम्मच बनाया गया है, तो ऐसे आप बना सकते हैं धातु का। आप देख रहे हैं इसमें ये है उदाहरण चम्मच, ये बर्तन की दुकान पर मिल भी सकता है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। ग्लास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और उसको भलीभांति हिलाइए। वेलन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि नीला हो गया, यहाँ पर लाल लिटमस, तो इसका भी जो प्रकृति है वो क्षारीय है। इसका मतलब सल्फर जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर अम्ल का नाम, क्षार का नाम दिया है। तो इसमें जो कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? इसमें धातु है। और फिर यहाँ पर अम्ल दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर सल्फर क्या है? आधातु है सल्फर इसमें। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं? जो धात्विक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन अधातुओं के जो ये अम्ल है, तो अम्ल है तो वैसे भी आप जानते हैं ये एसिड है, ठीक। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन की अपक्रिया के बारे में दिया गया है, उसको आप अच्छे तरीके से समझिए। सल्फर और ऑक्सीजन की अपक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे इसमें धात्विक ऑक्साइड बनता था, इसी प्रकार अधातुओं का भी ऑक्साइड बनेगा। किसी में ऑक्साइड, किसी में डाइऑक्साइड होता है।
जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अब क्रिया आप देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जल उसके साथ अब क्रिया कराएगा तो क्या बना? सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3 बन गया। क्या बन गया? H2SO3। अब सल्फ्यूरस अम्ल को नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये अम्ल है तो क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके विलयन में आप अगर डालेंगे तो क्या होगा? लाल को नीला करेगा, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। लेकिन ये जल के साथ अपक्रिया करके जब सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय होती है। तो सामान्यतः आप क्या कह सकते हैं, आधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है कि आधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड था उसको जल में के साथ अपक्रिया कराते हैं तो तुरंत क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है? अम्लीय है। इसीलिए आधातुओं की ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे, उनके नाम साड़ी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा धातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा अपक्रिया होगा जल के साथ, धातुओं और अधातुओं का जल के साथ अपक्रिया करके पता लगाएंगे कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का होगा, कौन सा क्षारीय। धातु और अधातु किस प्रकार जल से अपक्रिया करते हैं? जो सोडियम धातु होता है, Na बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Na। सोडियम धातु बहुत ही अपक्रियाशील होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अपक्रिया करता है। अपक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो ये जल के साथ, ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही तेजी से अपक्रिया करता है। इसीलिए जल में नहीं रखा जाता है, इसे मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है सोडियम को। ये बहुत लोग जानते हैं इसको, अगर नहीं जानते इसको नोट कर लीजिए कि सोडियम धातु को किस में संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में, जल में, पेट्रोल में, डीजल में। अगर ऐसे ऑप्शन आ गया तो क्या लगाएंगे आप? मिट्टी के तेल में सोडियम को संचित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत अपक्रियाशील होता है, ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अपक्रिया करता है। इसी वजह से मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल से अपक्रिया नहीं करता है। एक अपक्रिया उसमें दिखाया गया है, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। बहुत बड़ा टुकड़ा आपको नहीं लेना है सोडियम का, क्योंकि ये बहुत ही अपक्रियाशील होता है। यहाँ पर लिखा है गेहूं के दाने के बराबर हो सोडियम धातु का टुकड़ा। इसे चिमटी के द्वारा पकड़ना चाहिए, हाथ से नहीं पकड़ना है इसको। अब क्या करना है आपको? 250 ml का बीकर या कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल भर लीजिए इसमें। अब सावधानीपूर्वक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए धातु को, और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानीपूर्वक प्रेक्षण की लीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छुएं। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया है? बिल्कुल गर्म हो जाता है। विलेन का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण करिए, विलेन अम्लीय है या क्षारीय है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है, बहुत धीमी।
आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा, कई महीनों बाद आपको दिखाई देगा कि आयरन जो है वो जल के साथ अपक्रिया करता है, लेकिन सोडियम तुरंत अपक्रिया करता है। सामान्यतः आधातु जल से अपक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के आधातुओं को जल में रखा जाता है। तो जो जल में अपक्रिया नहीं करते तो उनको प्रायः जल में ही रखा जाता है, उन आधातुओं को। उदाहरण के लिए फास्फोरस। फास्फोरक एक बहुत ही सक्रिय आधातु है। तो बहुत ही सक्रिय आधातु में बात करें तो फास्फोरस होगा, लेकिन सक्रिय, बहुत ही सक्रिय धातुओं की बात करें तो सोडियम होगा। तो वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। अगर फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ देंगे तो उसमें आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा रखेंगे तो उसमें आग पकड़ सकता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, संचित किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। अब आते हैं अम्लों से अपक्रिया। अब धातुओं और अधातुओं का अम्लों से क्या अपक्रिया होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी इस क्रियाकलाप में क्या दिया है कि परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परखनली पकड़ने के लिए परखनली होल्डर का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर कई सारे जो है धातु दिए, आधातु दिए हैं। इनका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया दिखाया गया और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अपक्रिया दिखाया गया है। जो धातु आधातु दिए हैं उन नमूनों को लीजिए और पृथक परखनलियों में इसको लीजिए। उन्हें ए बी सी डी ई एफ करके चिन्हित कर लीजिए। उन परखनलियों को ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक प्रखनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अपक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अपक्रिया नहीं होती है तो प्रखनली को क्या करना है, आपको थोड़ा सा गर्म करना है। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर भी ऐसे ही अपक्रिया आप कर सकते हैं आगे। तो क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से हैं? प्रखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में क्या होता है, पॉप ध्वनि उत्पन्न हुई थी। तो कुछ परखनलियों के मुंह पर जब आप जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वो और तेजी से जलने लगती है और पॉप जैसी ध्वनि निकलती है। आपने पाया होगा कि आधातु सामान्यतः अम्लों से अपक्रिया नहीं करते हैं। तो जो आधातु होते हैं वो अम्लों से अपक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि धातु को अगर अम्ल से अपक्रिया कराएंगे तो अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो किसमें पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली जलती है? जब आप धातु को अम्लों के साथ अपक्रिया कराएंगे तो उसमें से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकलता है। यही गैस ऊपर उठती है और जब माचिस की जलती हुई माचिस की तीली के संपर्क में आती है तो उसमें पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अपक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर लेता है। तो कॉपर क्या है? केवल कॉपर ही है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं तो उससे अपक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो कॉपर है, नोट कर लीजिए कि जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर लेता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से
करता है कॉपर। अब आते हैं कि क्षारों से क्या क्रियाएं होती हैं धातु और अधातुओं की। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें। एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। क्या जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से इसका परीक्षण करिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है अब आगे चलते हैं। तो ये बीकर जो है अगले क्रियाकलाप के लिए है, उसमें देखते हैं विस्थापन वाली। तो पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आधातु को क्षार से अपक्रियाएं जटिल हैं। आधातुओं की क्षार से अपक्रियाएं क्या हैं? जटिल होती हैं। कॉपर सल्फेट वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए इस प्रकार की कुछ अपक्रियाओं को देखते हैं। क्रियाकलाप 4.8 इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। 100 ml की 5 बीकर लीजिए, इन्हें ABCDE करके चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लेना है। कितना लेना है? 50 ml। प्रत्येक बीकर में चित्र के हिसाब से आप देखिए, पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। पहला बीकर है ए है, जिसमें क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। बीकर बी में क्या है? कॉपर सल्फेट। फिर इसमें आयरन का टुकड़ा डालेंगे। सी में है ZnSO4 जिंक सल्फाइड, इसमें तांबे की छीलन। और डी में है आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फेट इसको बोलते हैं, आयरन। और इसमें तांबे की छीलन डालेंगे। फिर जिंक सल्फेट, फिर इसमें लोहे की कील डालेंगे। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो इसमें आप जब देखते हैं तो पहला जो हमारा था कॉपर सल्फेट, क्या था? कॉपर सल्फेट विलयन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कि आपने देखा कि कॉपर सल्फेट और जिंक कि जब इसमें अपक्रिया हुई तो कॉपर अलग हो गया और क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गया और जिंक का SO4 से मिलकर क्या हो गया? ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया। तो इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, कॉपर को अलग कर दिया। फिर दूसरे में देखेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट था और आयरन था, लोहे की कील थी। फिर यहाँ पर भी कॉपर अलग हो गया अपक्रिया के दौरान और फिर FeSO4 बन गया। तो देखेंगे तो कि दोनों में परिवर्तन हो गया, इसके रंग में परिवर्तन हो गया ना, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं है इन तीनों में। तीसरे में क्या था? जिंक सल्फेट का कॉपर के साथ अपक्रिया हुआ, तो कॉपर जिंक सल्फेट के साथ अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अपक्रिया करता है। लेकिन जिंक सल्फेट जो है कॉपर के साथ अपक्रिया नहीं करता है, और ये करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है।
फिर आयरन सल्फेट, तांबे की छीलन, इसके साथ भी अपक्रिया नहीं करता है। जिन जिन ZnSO4 और कॉपर के साथ अपक्रिया नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे ZnSO4 आयरन के साथ भी अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों बीकर में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर ZnSO4 है और उसमें आप कॉपर मिलाएंगे तो कोई अपक्रिया नहीं होगा, लेकिन कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मिलाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो यही इसमें इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। तो उसमें आपने क्या देखा कि ZnSO4 सॉरी कॉपर SO4 और फिर जिंक, इनकी अपने आपकी अपक्रिया कराया तो इसमें विस्थापन हुआ। किसका विस्थापन हुआ? इस कॉपर का विस्थापन हो गया यहाँ पर, और जिंक इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया? यहाँ पर ZnSO4 बन गया और दूसरी तरफ क्या हो गया? कॉपर। तो ये कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फाइड बन गया। तो विस्थापन यहाँ पर दिखा ना, तो वही यहाँ पर कह रहा है। तो वही यहाँ पर है, लिखा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूड़ जमा हो जाता है। तो अपक्रिया इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट और जिंक की अपक्रिया, कॉपर सल्फेट नीला होता है, कॉपर सल्फेट इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर क्या बन गया? विस्थापन हो गया। Zn का कॉपर का विस्थापन हो गया और ZnSO4 से मिलकर जिंक सल्फेट बन गया, जो क्या होता है? रंगहीन है और कॉपर लाल रंग का चूड़ के रूप में विलयन में इकट्ठा हो जाता है। तो ये अपक्रिया आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार बीकर बी में होने वाली अपक्रिया को लिख सकते हैं। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अपक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी बताऊं कि सी डी ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी को कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रस्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो कॉपर क्या है? जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और आप यहाँ यह नियम और आप यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अपक्रियाशील है। तो जिंक क्या है? कॉपर और आयरन से अधिक अवक्रियाशील है, इसीलिए ये कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। ये अधिक अवक्रियाशील धातु कम अवक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि विस्थापित नहीं हो रहा है बीकर CDE में। जिंक जो होता है वो बहुत अपक्रियाशील है, इसी वजह से कॉपर को विस्थापित कर दिया, लेकिन कॉपर ने जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया। में समझ कि क्यों विस्थापन की अपक्रिया संपन्न नहीं हुई। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। अब उपयोग में आते हैं। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में भी किया जाता है। और अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, तो पटाखों में भी अधातु का उपयोग किया जाता है। तो आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जो है जोड़ सकते हैं। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो होती है मैग्नीशियम। डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो आयरन की मात्रा हमारे शरीर में होती है। इसी वजह से हमें बिजली के झटके लगते हैं अगर हम नंगी तार को छूते हैं। कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अपक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनसे अपक्रिया होती है। अगर दो यौगिक की अपक्रिया कराते हैं और नया पदार्थ बनता है, तो नए पदार्थ का जो गुण होगा वो भिन्न होगा उनसे जिनसे ये पदार्थ बने हैं। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर या वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्व। तो ये मूल पदार्थ होते हैं जिन्हें हम तत्व कहते हैं। इनको अपघटित नहीं किया जा सकता है। सल्फर क्या है? एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस और वाष्प सल्फर के परमाणु का समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की संख्या जो है, पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। तत्व धातु हैं से धातु दोनों के गुण रखते हैं। उपधातु क्या होते हैं? धातु और उपधातु के, मतलब उपधातु जो होते हैं धातु और अधातुओं के गुण रखते हैं, दोनों के गुण रखते हैं। अब आपने क्या सीखा इस चैप्टर में? धातु में क्या होती है? चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो सामान्यतः धातु क्या होते हैं? आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, लेकिन अधातु ऐसा नहीं होते हैं। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु जल से अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। जैसे फास्फोरस है, इसीलिए उसको जल में रखा जाता है, क्योंकि वो जल से अपक्रिया नहीं करता है। धातु अम्लों से अपक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अपक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु जो होते हैं क्षारों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। जैसा आपने देखा था कि Zn कॉपर SO4 जो था कॉपर सल्फेट, उस यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दिया था जिंक, क्योंकि जिंक जो है अधिक अपक्रियाशील होता है। इसी वजह से धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग है। जो आप तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।